विषय है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, और इसमें रीड 3 ट्रैक है 14, अभिप्रेरणा व अधिगम। अभिप्रेरणा के अंग्रेजी शब्द मोटिवेशंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम धातु से हुई है, और जिसका अर्थ होता है टू मूव और मोशन। मनोवैज्ञानिक अर्थ में अभिप्रेरणा से हमारा अभिप्राय केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है और जिन पर कि हमारा व्यवहार आधारित होता है, और इसमें बाह्य उत्तेजनाओं को भी कोई महत्व नहीं दिया जाता है, और ये रुचि को पैदा करने बनाए रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। परिभाषा अभिप्रेरण को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया। पहले तो सिकनर, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। गुड, क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। वुडवर्थ, प्रेरणा व्यक्ति की वह दशा होती है जो कि उसे निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी निश्चित व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करती है। अभिप्रेरणा के मुख्यतः 4 पक्ष स्रोत हैं। एक तो आवश्यकताएं, दूसरा अंतर्नोद या फिर चालक, तीसरा उद्दीपन और चौथा है प्रेरक। फिर है अभिप्रेरणा के सिद्धांत, प्रवर्तक और विशेषताएं। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत मैकडूगल प्रवर्तक और इसकी विशेषता नहीं है। फिर है सिद्धांत मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, इसके प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड और विशेषता इसकी व्यक्ति आनंद प्रदान करने वाले युग एडलर गतिविधियों पर भी कार्य करने हेतु अभिप्रेरित होता है। फिर है सिद्धांत आनुवंशिकी पैटर्न सिद्धांत, इसके प्रवर्तक है लॉरेंज और इसका विशेषता नहीं है। फिर है शारीरिक सिद्धांत और इसका प्रवर्तक है विलियम जेम्स और रदरफोर्ड और जंगविल सेल्डन, और इसकी विशेषता है कि अभिप्रेरणा शरीर को उत्तेजित करती है जिससे कि शारीरिक परिवर्तन होते हैं। फिर ये सिद्धांत आवश्यकता अनुभव अनुक्रम का सिद्धांत और प्रवर्तक हैं हर्जबर्ग मास्लो, और विशेषता इनकी अपूरित आवश्यकताएं व्यक्ति को कार्य करने हेतु प्रेरित करती हैं। और फिर है सिद्धांत उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत और प्रवर्तक हैं थार्नडाइक, हल, मिलर, स्किनर, और विशेषता इनकी कि सभी प्रकार का मानव व्यवहार उत्तेजना की ओर निर्देशित अनुक्रिया का परिणाम होता है। फिर अभिप्रेरणा के स्रोत थॉमसन के अनुसार यह है प्राकृतिक, आंतरिक या फिर स्वाभाविक स्रोत, और इसमें पहला तो आवश्यकताएं, दूसरा है प्रोत्साहन, तीसरा मूल प्रवृत्तियां, चौथा है अंतर्नोद और पांचवा है अभिप्रेरक उद्देशक। और उसके बाद अभिप्रेरणा के प्रकार हैं। इसमें सकारात्मक प्रेरणा तथा आंतरिक या फिर स्वाभाविक प्रेरणा स्वयं की इच्छा से यदि कोई कार्य किया जाए, जैसे कि आवश्यकताएं, अंतर्नोद, मूल प्रवृत्तियां और प्रोत्साहन। फिर नकारात्मक प्रेरणा या फिर बाह्य प्रेरणा, किसी भी दूसरे की इच्छा या फिर प्रभाव से कार्य करना ही स्वयं की इच्छा से नहीं, जैसे कि प्रशंसा, निंदा और पुरस्कार, प्रतिद्वंदता आदि। फिर अभिप्रेरकों के प्रकार के थॉमसन ने अभिप्रेरकों को 2 भागों में बांटा है। अभिप्रेरक, इसमें स्वाभाविक या फिर प्राकृतिक या फिर जन्मजात आंतरिक अभिप्रेरक जो कि जन्म से ही व्यक्ति में पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भूख, प्यास, यौन, नींद, विश्राम आदि। और फिर है कृत्रिम या फिर बाह्य अभिप्रेरक, अर्जित अभिप्रेरक जो कि वातावरण में विकसित होते हैं। आधार जो कि प्राकृतिक होता है परंतु सामाजिक पर्यावरण में अभिव्यक्ति का भी स्वरूप बदल जाता है, उदाहरण के लिए जैसे प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त करना, उपलब्धि, सामान्यता आदि है। अन्य प्रकार में आ जाते हैं मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, जैसे कि क्रोध, भय, प्रेम, दुख, आनंद आदि। फिर व्यक्तिगत अभिप्रेरक, इसमें आदतें हैं जैसे नशीले पदार्थ के सेवन की आदत। दूसरा अभिरुचि, तीसरा है जीवन लक्ष्य, जैसे कि कोई भी व्यक्ति IAS बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर आदि। और चौथा है अचेतन इच्छाएं, जैसे कि व्यक्ति अपने आप से बातें करे और स्वतः ही सिर हिलाने लगे आदि। और फिर पांचवा अभिवृत्ति। फिर सामाजिक अर्जित अभिप्रेरक, इसमें पहला तो आत्मगौरव, दूसरा है युद्ध प्रवृत्ति, युद्धसा, तीसरा है सामुदायिकता, समूह समाज में रहने की इच्छा, चौथा है संग्रहशीलता, संग्रह की प्रवृत्ति, पांचवा आत्म सुरक्षा, और छठा आत्म प्रदर्शन, और सातवां है उपलब्धि, मान्यता और प्रतिष्ठा। फिर है भी बाह्य या फिर कृत्रिम शोध, इसमें पहला प्रशंसा, दूसरा निंदा, तीसरा पुरस्कार, चौथा दंड, पांचवा सहयोग, और छठा है प्रतिद्वंदता, और सातवां है नवीनता। और फिर अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व भी शिक्षा प्रक्रिया की सफलता में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। उचित अभिप्रेरणा से व्यक्ति में सीखने के प्रति भी रुचि बनी रहती है तथा ये उसे और भी आगे सीखने की प्रेरित करती है। सोरेनसन ने अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार बताया है और अभिप्रेरणा को अधिगम यानी सीखने का हृदय एवं अधिगम का स्वर्णपथ कहा जाता है। अभिप्रेरणा, उत्प्रेरणा तथा इच्छा शक्ति अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक और मुख्य चालक है, और अधिगम में अभिप्रेरणा के महत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो सीखने हेतु रुचि का विकास, अध्यापक द्वारा उचित आंतरिक अभिप्रेरणा से प्रयोग द्वारा भी बालकों में ज्ञानार्जन एवं कार्य करने के प्रति भी रुचि जागृत की जा सकती है और इससे बच्चे अधिक से अधिक सीखने का प्रयत्न करते हैं।
फिर दूसरा ध्यान केंद्रण में सहायक अध्यापन में समुचित एवं रुचिकर साधनों के प्रयोगों द्वारा भी बालकों का ध्यान भी पाठ्य विषय वस्तु पर केंद्रित करना सुगम हो जाता है। और तीसरा, बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करना संभव है। अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य में दौरान प्रशंसा, निंदा, दंड, पुरस्कार आदि बाह्य कृत्रिम प्रेरकों का भी बुद्धिमत्ता पूर्वक व उचित प्रकार से प्रयोग करके बालकों के व्यवहार को नियंत्रित, निर्देशित एवं परिवर्तित करना भी सरल होता है। और तथा अनुशासन, शिक्षक जो है सकारात्मक अभिप्रेरकों का भी उचित प्रकार से प्रयोग कर बालकों में आत्म अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास कर सकता है। अभिप्रेरणा द्वारा उन्हें अच्छे कार्य करने हेतु भी प्रोत्साहित करना सरल है। फिर लक्ष्य प्राप्ति, अभिप्रेरणा व्यक्ति को लक्ष्यों की प्राप्ति में जुट जाने के लिए भी प्रेरित करती है। और फिर आपका छठा, चरित्र निर्माण। उचित अभिप्रेरकों का बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग करके अध्यापक छात्रों को अच्छे गुणों एवं उच्च आदर्शों को प्राप्त करने हेतु भी प्रेरित कर सकता है एवं बालकों का चरित्र निर्माण भी संभव हो पाता है। अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए भी अध्यापक के प्रयास हैं। पहले तो प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व का आदर करने हेतु भी करते हुए उसके अहम को संतुष्ट करना चाहिए और उसके बालकों में अध्यापक तथा अध्ययन की विषय वस्तु के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित हो जाती है। दूसरा, बालकों की व्यक्तिगत परेशानियां एवं कठिनाइयों के प्रति भी सजग तथा प्रसन्न चित्त रहते हुए अध्यापन विषय के प्रति भी पूर्ण उत्साह रखते हुए शिक्षण कार्य भी करवाएं। और तीसरा है, शिक्षक को छात्रों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के माध्यम से विषय वस्तु का अध्यापन करके उसमें विषय के प्रति भी सकारात्मक रुचि का विकास करना चाहिए। और चौथा है, अध्यापक को शिक्षण कार्य के दौरान भी पुरस्कार एवं दंड का बुद्धिमत्तापूर्वक एवं उचित प्रयोग करना चाहिए। निंदा एवं दंड की अपेक्षा पुरस्कार एवं प्रशंसा भी प्रेरित करने हेतु भी अधिक प्रभावी होते हैं और पुरस्कार एवं दंड दोनों ही अर्थारंडाइक के सुप्रसिद्ध प्रभाव के नियम पर आधारित हैं। और पांचवा, अध्यापक को अध्यापन कार्य को सुगम से कठिन से क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए तथा पाठ योजना पद्धति का प्रयोग भी समुचित रूप से करना चाहिए। और छठा है, विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करना। अधिगम हेतु भी अभिप्रेरित करने का प्रभावशाली अभिप्रेरक है और इस हेतु बालकों के स्तर के अनुरूप ही सामूहिक प्रतियोगिताएं आयोजित करवानी चाहिए, जैसे कि बालकों में अधिक सीखने की प्रतिस्पर्धा तो बढ़ती है और साथ ही उसमें समूह भावना का भी विकास होता है। और सातवां है, शिक्षण कार्य को रुचिकर, सार्थक एवं उद्देश्यपूर्ण बना करके विद्यार्थियों को अधिक सीखने हेतु भी तथा आवश्यकताओं को पूर्ति की दिशा में अभिप्रेरित किया जा सकता है। अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा की भूमिका है। अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वह निम्न प्रेरकों द्वारा अधिगम को प्रभावित करती है। उद्देश्य या सीखने की इच्छा। उद्देश्य अथवा सीखने की इच्छा अधिगम के मुख्य प्रेरक हैं और यदि बालक में सीखने की इच्छा विकसित कर दी जाए तो सीखना सरल हो जाता है। इस प्रेरक द्वारा सीखने में सहायता इसलिए मिलती है क्योंकि इच्छा या फिर उद्देश्य बालक की अभिवृत्ति और आवश्यकताओं और रुचियों को विकसित करते हैं, तो जो कि फिर से उसका ध्यान केंद्रित करने को आदत का निर्माण भी करते हैं। फिर है प्रगति और परिणामों का ज्ञान। प्रभावशाली अधिगम में प्रगति का ज्ञान एक प्रमुख प्रेरक के रूप में भी योगदान देता है और यदि किसी बालक को यह बता दिया जाए कि उसने किसी विषय को सीखने अथवा किसी कार्य को करने की दक्षता में कितनी प्रगति की है तो उसको अधिक काम करने की उत्तेजना मिलती है। प्रयोगों से यह भी ज्ञात हुआ है कि प्रगति या फिर परिणामों का ज्ञान प्रतिभाशाली प्रेरक के रूप में कार्य करता है और प्रगति के ज्ञान के समय पर यदि त्रुटियों में सुधार पर भी ध्यान दिया जाए तो सीखने में तीव्र गति होती है। जीवन से संबंधित स्थापना। हम उन कार्यों को प्रेरणा के साथ में करते हैं तथा उनके विषय में अधिक से अधिक जानने की चेष्टा करते हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी हों तथा हमारे जीवन से संबंधित हों, और जो कि बातें हमारे जीवन में संबंध नहीं रखती हैं या जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उनमें हमारी कोई भी रुचि नहीं होती है। अतः अध्यापक को चाहिए कि वे पाठ्य वस्तु को भी छात्रों के जीवन में से संबद्ध करें और वह उनकी उपयोगिता और छात्रों को बताएं। फिर आत्मगौरव। प्रसिद्धि मनोवैज्ञानिक एडलर का मत है कि व्यक्ति के जीवन में आत्मगौरव का बड़ा ही महत्व है और इसीलिए भी बालकों के आत्मगौरव को बढ़ा करके भी उन्हें अभिप्रेरणा दी जा सकती है। फिर नवाचारों का प्रयोग। एक ही पद्धति से बढ़ते पढ़ते बालक ऊब जाते हैं, इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षण में नवाचारों का भी प्रयोग करे। प्रतिद्वंदता और सहयोग। प्रतिद्वंदता व्यक्ति में मूल आवश्यकताओं को संतुष्टि करती है और जन्म से लेकर के आजीवन व्यक्ति को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिद्वंदता का सामना करना पड़ता है। विद्यालय में अधिगम के क्षेत्र में भी बालक को अपने साथियों के साथ में प्रतियोगिता करनी पड़ती है। जेपी स्मेलर ने अनेक अध्ययनों से सिद्ध किया है कि यदि एक समूह के बालकों में मित्रतापूर्ण प्रतियोगिता हो तो प्रतिस्पर्धा अधिगम में उत्तम प्रेरणा के रूप में भी कार्य करेगी। प्रतिद्वंदता का प्रेरक के रूप में भी प्रभाव कुछ कारकों जैसे कि कार्य का स्वरूप, समूह की रचना, पूर्व अनुभव आदि पर भी निर्भर करता है। प्रतिद्वंदता का प्रयोग करते समय अध्यापक को सतर्क रहना चाहिए कि वे प्रतियोगिता अधिक तीव्र न हो और पराजय, अवमानना या फिर हताश होने का शिकार न हो।
जाए। प्रतियोगिता में यदि विजय पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है तो प्रतियोगी अन्य उद्देश्यों जैसे कि सामूहिक या फिर अधिगम की उपयोगिता की अवहेलना करने लगेंगे। और फिर है सहयोग एवं अधिगम प्रतिक्रिया है जो कि स्वीकारोक्ति संबद्धता और सुरक्षा की आवश्यकता के लिए भी प्रतिद्वंद्विता के समान ही महत्वपूर्ण प्रेरक होता है। आत्म प्रेरणा में अनेक बार तो बालक अपनी शक्तियों तथा क्षमताओं का ज्ञान होने से उन कार्यों को भी नहीं कर सकता जिसको कि करने की उसमें क्षमता होती है। ऐसी अवस्था में बालक निराश हो जाता है और यदि बालक को उसकी शक्तियों का ज्ञान करवा दिया जाए तो वह स्वतः ही सीखने के लिए भी प्रेरित होने लगता है। ध्यान, रुचि और उत्साह पैदा करना। कक्षा में बालक का भी ध्यान सीखने की क्रिया में केंद्रित करना प्रेरणा का भाव महत्वपूर्ण साधन है और ध्यान को केंद्रित करने में रुचि और उत्साह का अधिक योगदान रहता है। अध्यापक को सदैव भी बालकों को में आंतरिक रुचि विकसित करने पर भी ध्यान देना चाहिए। समूह का प्रभाव। कभी कभी तो बालक के सीखने पर समूह का प्रभाव भी अधिक पड़ता है और पृथक रूप से भी सीखने की अपेक्षा समूह में सीखना अधिक अच्छा होता है। समूह में कार्य करते समय बालक अपने साथियों में अपनी प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए भी अधिक ही प्रयत्नशील रहता है। प्रशंसा। प्रशंसा सीखने में उत्तेजक के रूप में भी कार्य करती है और यदि बालक के सीखने के कार्य में हुई प्रशंसा उसके माता पिता, अध्यापक या फिर साथियों के द्वारा की जाती है तो उसका बालक के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उपेक्षित वर्ग के छात्रों की अपेक्षा प्रशंसित वर्ग के छात्र अधिगम में अधिक ही प्रगति करते हैं। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों पर प्रशंसा का प्रभाव भी अधिक पड़ता है और अध्यापक प्रशंसा की अभिव्यक्ति शब्दों के अथवा संकेतों के रूप में भी कर सकता है। अधिगम में भर्तृष्णा की उत्तेजना के रूप में भी कार्य करती है, किंतु भर्तृष्णा की उत्तेजना का प्रभाव व्यक्तिगत शिक्षण के अनुसार पृथक पृथक होता है। भर्तृष्णा का उपयोग अध्यापक को यथा कथा ही करना चाहिए। फिर पुरस्कार तथा दंड। पुरस्कार व दंड प्रेरणा के महत्वपूर्ण साधन है। पुरस्कार एवं दंड उसी वर्ग में आते हैं जिसमें कि प्रशंसा और भर्तृष्णा को सम्मिलित किया जाता है। और पुरस्कार का उपयोग करने पर बालक को आनंद की अनुभूति होती है, जबकि अवांछित कार्य को रोकने के लिए दंड का उपयोग होता है। इससे बालक को पीड़ा की अनुभूति भी होती है। और फिर पुरस्कार का प्रेरक के रूप में भी उपयोग करने से लाभ व हानियाँ दोनों विद्यमान रहती हैं और जो कि इस प्रकार हैं। पुरस्कारों के लाभ में पुरस्कार आनंद प्रदान करते हैं और ये कार्य को बार बार करने के लिए भी बालक को प्रोत्साहित करते हैं। पुरस्कार बालकों में कार्य के प्रति भी रुचि पैदा करते हैं तथा इनसे बालक में उच्च मनोबल भी पैदा होता है। पुरस्कार से हानियाँ हैं। पुरस्कार बालक में क्रिया को सीखने की रुचि पैदा करने के स्थान पर भी केवल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं और कर सकते हैं और अनेक बार तो वस्तु रूप में पुरस्कार बालकों में गलत अभिवृत्ति का विकास भी कर देते हैं। पुरस्कार केवल कुछ ही बालकों को प्राप्त होते हैं और ऐसी स्थिति में अनेक बालक ये सोच करके कि हमको तो यह पुरस्कार प्राप्त नहीं होगा निरुत्साहित हो जाते हैं। दंड। आजकल मनोवैज्ञानिक दंड को प्रेरक के रूप में भी उपयोग में लाने को अच्छा नहीं मानती है और मानते हैं और शारीरिक दंड का तो बहुत ही विरोध किया जाता है। अब ये कहावत मनोवैज्ञानिक रूप से प्रचलित नहीं मानी जाती है कि स्प्रे द रोल एंड स्पॉइल द चाइल्ड। और फिर भी दंड के प्रेरक के रूप में भी प्रयुक्त करने का निम्न लाभ है। दंड व्यक्ति को अवांछित कार्य करने से रोकता है। अनुशासन स्थापित करने में दंड का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दंड उस समय अधिक उपयोगी होते हैं जब वे अवांछित कार्य को रोकने के लिए प्रयुक्त होते हैं या फिर पुरस्कार के साथ में प्रयोग किए जाते हैं। पहले दंड कैसे हानियाँ हैं। दंड के द्वारा भी बालकों में भय पैदा हो जाता है और दंड के परिणाम अस्थायी होते हैं। यदि बालक दंड ग्रहण करने के लिए भी तैयार हो जाता है तो ऐसी दशा में दंड प्रभावहीन हो जाता है और दंड के कारण बालकों में अध्यापक के प्रति भी दुर्भावना पैदा होने की संभावना रहती है। आकांक्षा का स्तर। आकांक्षा का स्तर भी प्रेरक के रूप में भी सीखने की प्रक्रिया को गतिशील बनाता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित करके उन तक पहुंचने का प्रयास करता है और इसके लिए उक्त व्यक्ति कठोर परिश्रम प्रारंभ कर देता है। फिर उपलब्धि का अभिप्रेरक है। उपलब्धि अभिप्रेरक का भी मैक्सीलैंड तथा विंटरबॉटम आदि विद्वानों के अध्ययन किया है और यदि बालक से उच्च उपलब्धि की आशा की जाए तो बालक को अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है। विंटरबॉटम ने अपने एक अध्ययन में पाया था कि उन माताओं के बालकों ने सीखने में अधिक प्रगति की है जो कि अपने बालकों को सदैव उच्च उपलब्धि की आशा करती थी।
पहले सफलता की भी बालक में अधिगम के लिए प्रेरित करती है और सफलता स्वयं एक प्रकार का पुरस्कार है। सफलता सीखने वाले के मनोबल को भी ऊंचा उठाती है और सफलता सीखने वाले का लक्ष्य भी बन जाता है और जिसको प्राप्त करने के लिए भी बालक बार बार अभ्यास करता है। प्रेरणा सीखने का ऐसा शक्तिशाली साधन है जिसके कि प्रयोग से अध्यापक बालकों के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन पैदा करके उनके समायोजन में सहायता कर सकता है। अध्यापकों को प्रेरकों के उपयोग में सतर्कता बरतनी चाहिए और जब बाह्य साधनों के स्थान पर भी आंतरिक प्रेरकों का अधिक उपयोग करना चाहिए।